Hello everyone, welcome back to English class. This is Priyanshu and today in this video I'm going to discuss Act 3 Scene 2 of Your Merchant of Venice, written by William Shakespeare. So my dear students, as we all know that Bassanio is a suitor to Portia and here in this scene he has come to make his successful choice of the caskets by winning Portia. Let's see whether he will be able to win Portia or not by choosing the correct casket. As we all know that there are three caskets: gold, lead and silver. Okay, let's see which casket he would choose. Now, let's begin the explanation. A room in Portia's house in Belmont. Here enters Bassanio, Portia, Gratiano, Nerissa and the attendants along with the singer. Here in this scene, what happens in the beginning? In the beginning of this scene, we see that Portia, she is requesting to Bassanio and she says, I pray you tarry, pause a day or two before you hazard, for in choosing wrong, I lose your company, therefore forbear a while. ओके अब पोर्शिया यहाँ पे बेसानियो से रिक्वेस्ट करती है, प्रे यू मतलब रिक्वेस्ट यू, कहती है टैरी, टैरी मीन्स वेट फॉर, ओके कहती है कि वेट करो आप 1 या 2 दिन इससे पहले कि आप अपनी फाइनल चॉइस करो कास्केट की. सो वही लिखा हुआ है कि बिफोर यू हैजार्ड. ओके हैजार्ड मीन्स व्हाट, इससे पहले कि आप रिस्क लो. तो पोर्शिया कह रही है कि आई जस्ट वॉन्ट यू रिक्वेस्ट यू टू वेट फॉर अ डे और टू बिफोर यू मेक द फाइनल चॉइस ऑफ द कास्केट. वाई? जस्ट बिकॉज अगर आप चूज करते हो और अगर आपने रॉन्ग चॉइस की, फॉर इन चूजिंग रॉन्ग, बिकॉज अगर आपने रॉन्ग चॉइस की कास्केट की, देन आई शैल नो लॉन्गर बी योर्स. तो क्या होगा कि मैं हमेशा हमेशा के लिए आपकी कंपनी खो दूंगी, यानी कि आई विल नेवर बी योर्स. सो देयरफॉर फॉरबेयर अ व्हाइल. तो कहती है इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप क्या करो, कुछ टाइम के लिए वेट कर लो. ओके सो फॉरबेयर का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, हैव पेशेंस. ठीक है, तो वही वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप वेट कर लो या फिर आप थोड़ा पेशेंस दिखाओ कुछ टाइम के लिए, इससे पहले कि आप अपनी फाइनल चॉइस करते हो कास्केट की. मैं चाहती हूँ कि आप 1 या 2 दिन के लिए रुक जाओ. एंड देन शी सेज दैट देयर इज समथिंग दैट टेल्स मी बट इट इज नॉट लव, दैट आई वुड नॉट लाइक टू लूज यू. ओके वर्षा कहती है कि देखिए कुछ तो ऐसा है मेरे अंदर जो मुझसे ये कह रहा है कि आई जस्ट डोंट वांट टू लूज यू. ओके एंड डेफिनेटली इट्स नॉट लव. ठीक है, वो क्लियर कर देती है कुछ तो मेरे अंदर ऐसा है जो ये चाहता है कि मैं आपको लूज नहीं करना चाहती, मैं आपको खोना नहीं चाहती कभी भी, लेकिन डेफिनेटली इट्स नॉट लव. दैट इज द रीजन आई एम सेइंग टू यू. एंड यू नो योर सेल्फ हेट काउंसल्स नॉट इन सच अ क्वालिटी. और वो कहती है कि और आप ये बात अच्छे से समझ रहे होगे कि आउट ऑफ हेटरेट मैं आपसे ऐसी एडवाइस आपको नहीं दे रही हूँ कि आप रुक जाइए, ऐसा ना हो कि आप करेक्ट चॉइस कर लो और अब मुझे आपसे शादी करनी पड़े. तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको हेट कर रही हूँ इसलिए रोक रही हूँ. इनफैक्ट वो ये कहती है कि मैं मतलब कुछ ऐसा है, इट्स नॉट लव, इट्स नॉट हेट, बट आई डोंट नो व्हाट इट इज़, लेकिन कुछ तो ऐसा है जो मुझसे अंदर ही अंदर ये कह रहा है कि आई जस्ट डोंट वांट टू लूज यू. फिर वो ये कहती है कि बट लेस्ट यू शुड नॉट अंडरस्टैंड मी वेल एंड येट अ मेडन हैड नो टंग बट थॉट आई वुड डिटेन यू हियर फॉर सम मंथ और 2 बिफोर यू वेंचर फॉर मी. अब वो क्या कह रही है लेकिन हाँ, इन केस यू हैव नॉट अंडरस्टूड मी वेल, तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई मैं आउट ऑफ हेटरेट ऐसा एडवाइस आपको दे रही हूँ कि 1-2 दिन रुक जाइए आप, ठीक है, फाइनल चॉइस करने से पहले कास्केट की. लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर कर देती हूँ दैट अ यंग लेडी हैज़ नो अदर चॉइस एक्सेप्ट टू थिंक दो हर थॉट्स मे नॉट बी एक्सप्रेस्ड. कहती है एक जो यंग लेडी होती है, एक मेडन मतलब अनमैरिड गर्ल, यंग लेडी, उसके पास कोई भी चॉइस नहीं होती है. वो सिर्फ और सिर्फ अपनी फीलिंग्स को अपने तक रख सकती है, कभी भी एक्सप्रेस नहीं कर सकती. वो राइट, वो फ्रीडम उसके पास नहीं होता है. ठीक है, बट स्टिल मैं क्या चाहती हूँ, इवन दो आई एम नॉट हैविंग द चॉइस टू एक्सप्रेस माई थॉट्स, बट स्टिल मैं ये चाहती हूँ, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप क्या करो, आप 1-2 दिन के लिए रुक जाओ इससे पहले कि आप अपनी फाइनल चॉइस करो कास्केट की. ठीक है, मैं स्टिल आपसे ये बात कहती हूँ. And then she says that I would detain you here some month or 2 before you venture for me. कह रही है कि हाँ देखिए भले ही मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मेरे पास मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती अपनी फीलिंग्स को, बट स्टिल मैं ये आपको रोकना चाहती हूँ. आई वुड लाइक टू मेक यू स्टे.
ठीक है, डिटेन मतलब स्टे, ठीक है, फॉर अ मंथ और 2, मैं चाहती हूँ कि आप 1-2 महीने के लिए रुक जाओ, इससे पहले कि आप चॉइस करो मुझे विन करने के लिए, आप 1-2 महीने के लिए रुक जाओ। कहती है कि सो दैट मीनवाइल आई कुड टीच यू हाउ टू चूज द राइट, ठीक है, सो दैट मीनवाइल क्या होगा कि मैं आपको बता सकूंगी, मैं आपको गाइड कर सकूंगी, मैं आपको मतलब एक आइडिया दे पाऊंगी कि किस तरह से राइट कास्केट को चूज कर सकते हैं। And then she remembers and she says that but then I'm forced on, कहती है कि अरे नहीं नहीं नहीं, बट मैंने तो क्या किया था, मैंने तो ये ओथ लिया था, ठीक है, दैट ऑन द कॉन्ट्रारी नॉट टू डू सच अ थिंग बाय ब्रेकिंग दी ओथ। ओके, कहती है मैंने तो ये ओथ लिया था कि मैं किसी भी सूटर को कभी भी नहीं हेल्प करूंगी, कभी भी नहीं गाइड करूंगी कि राइट चॉइस कैसे कर सकते हैं कास्केट की। तो कहती है कि बट आई हैव टेकन एन ओथ ऑन द कॉन्ट्रारी नॉट टू डू सच अ थिंग बाय ब्रेकिंग दैट ओथ, मैं तो नहीं कर सकती अब अपने ओथ को ब्रेक करने का सिन, बट यू मे चूज द रॉन्ग कास्केट एंड देन लूज मी। कह रही है लेकिन अगर फिर उसके बाद क्या होता है कि आपको चॉइस कराई जाएगी सॉरी, आपको चॉइस कराई जाएगी और मान लीजिए आपने अगर करेक्ट चॉइस रॉन्ग चॉइस कर ली कास्केट की, तो उससे क्या होगा कि आप हमेशा हमेशा के लिए मुझे खो दोगे, ठीक है। इन दैट केस यू वुड मेक मी विश दैट आई शुड हैव कमिटेड द सिन ऑफ ब्रेकिंग माई प्रॉमिस, तो उस केस में आप मेरे को ये रिग्रेट करने के लिए मजबूर कर दोगे कि काश मैंने अपने ओथ को ब्रेक करने का सिन कमिट कर दिया होता, सो दैट कि क्या होता कि एटलीस्ट मैं आपको हमेशा हमेशा के लिए खोती तो नहीं। एंड देन व्हाट हैपेंस, उसके बाद क्या होता है कि वो बोलती है यहाँ पे, be sure your eyes, they have overlooked me and divided me, one half of me is yours and the other half yours, mine own I would say, but if mine then yours, so all yours। okay, अब पोर्शिया क्या कहती है यहाँ पे बेसानियो से, कहती है कि may your eyes be confounded, कहती है कि down upon your eyes, ओके, कह रही है कि आपकी नज़रें जब से मेरे ऊपर पड़ी हैं उसने क्या किया है, मुझे 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, ठीक है, जब से आपकी नज़रें मेरे ऊपर पड़ी हैं तब से उसने क्या किया है कि मुझे 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। कहती है वन हाफ ऑफ मी इज़ योर्स, ठीक है, आधा हिस्सा तो मेरा अब तुम्हारा ही हो चुका है, एंड द अदर हाफ इज़ ऑल्सो योर्स, ठीक है, और कह रही है बाकी जो आधा है वो तो आपका है ही वैसे भी। कहती है आई शुड से माइन ओन, कह रही है जो कुछ भी अब जो मेरा है, आधा हिस्सा मेरा है, वो भी अब कह रही है कि वो आपका ही हो चुका है, बाकी आधा तो है ही आपका। सो बट इफ़ द सेकेंड हाफ माइन देन इट इज़ योर्स, सो ऑल ऑफ मी इज़ योर्स। तो कह रही है सो ओवरऑल मैं ये कह सकती हूँ, ये कंक्लूड कर सकती हूँ कि मैं पूरी की पूरी आपकी हूँ, ठीक है। फिर वो क्या कहती है, मतलब यहाँ पे ये चीज़ याद रखना, वो बस इतना कह रही है कि जब से आपकी नज़रें मेरे ऊपर पड़ी हैं उसने मेरे ऊपर एक स्पेल कास्ट कर दिया है, एक मैजिक कर दिया, एक ऐसा जादू कर दिया जिसकी वजह से मैं 2 हिस्सों में डिवाइड हो चुकी हूँ, ठीक है, आधा जो मेरा है वो आपका हो गया है और बाकी आधा तो है ही आपका। सो मैं ये कह सकती हूँ कि मैं पूरी की पूरी आपकी हो गई हूँ, ठीक, इन शॉर्ट वो ये कहती है। एंड देन शी बिकम्स वेरी सैड एंड शी सेज दैट अल्लास, कहती है कि ओ दीज नॉटी टाइम्स पुट बार्स बिटवीन द ओनर्स एंड देयर राइट्स, एंड सो दो योर्स नॉट योर्स प्रूव इट सो, लेट फॉर्चून गो टू हेल फॉर इट नॉट आई। कहती है कि लेकिन देखो हम कितने बुरे समय में रह रहे हैं बेसानियों। कहती है कि देखिए मतलब एक ऐसे समय में हम लोग रह रहे हैं जहाँ पे क्या होता है, एक जो ओनर है उसको अपने खुद के पोजीशन को लेने के लिए कितने सारे रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। तो कह रही है कि विच पुट ऑब्स्टेकल्स बिटवीन दी ओनर्स एंड द पोजेशंस एंड इन सच अ वे ऑल्दो एवरीथिंग इज़ योर्स। कह रही है कि देखो अब इस तरह से क्या है कि देखो जबकि सब कुछ आपका ही है लेकिन फिर भी मैं आपकी हो नहीं पा रही हूँ। मतलब वो ये कहना चाह रही है कि मैं जबकि आपकी हूँ बट स्टिल मैं आपकी हो नहीं पा रही हूँ। आप ओनर हो और मैं आपका पोजीशन हूँ लेकिन मैं आपका हो नहीं पा रही हूँ। फिर वो कहती है कि अगर ऐसा सच में हो गया कि मैं आपकी नहीं हो पाती हूँ, देन कह रही है कि लेट फॉर्च्यून बी डाउन फॉर कॉजिंग इट नॉट आई। तो आप उसको क्या, आप उस टाइम पे क्या करिएगा, फॉर्च्यून को ब्लेम करिएगा, मुझे ब्लेम नहीं करिएगा अगर ऐसा सच में हो जाता है तो। And then she says that I speak too long but 'tis to pass this time to ache it and to draw it out in length to stay you from election। अब कहती है वो सिंपली कहती है देखो मैं इतना ज़्यादा इसलिए बोल रही हूँ जस्ट बिकॉज मैं चाहती हूँ कि टाइम को मैं थोड़ा स्ट्रेच कर सकूँ, ठीक है, और आपकी जो कास्केट की चॉइस है उसको मैं थोड़ा सा डिले कर सकूँ, ठीक है, जस्ट बिकॉज आई डोंट वांट कि आप चॉइस करो और क्योंकि मैं आपको गाइड नहीं कर सकती तो हो सकता है कि आप रॉन्ग चॉइस कर दो। अगर आपने रॉन्ग चॉइस कर दी तो आपको मैं हमेशा हमेशा के लिए खो दूँगी
दूंगी, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि आप यहाँ से हमेशा के लिए वापस वेनिस चले जाओ। सो इसीलिए मैं ये चाहती हूँ कि मैं इतना ज़्यादा बोल रही हूँ सो दैट कि मैं टाइम को थोड़ा स्ट्रेच कर सकूँ, ठीक है, एंड मैं आपकी कास्केट की चॉइस को थोड़ा सा डिले कर सकूँ। अब ये जो पूरा का पूरा स्पीच दिया है पोर्शिया ने, इसके बाद बेसानियो क्या बोलता है? बेसानियो सेज लेट मी चूज फॉर एज आई एम आई लिव अपॉन द रैक। बेसानियो सिंपली इतना बोलता है, कहता है कि देखो भाई मुझे चॉइस करने दो, जस्ट बिकॉज एट प्रेजेंट टाइम आई लिव इन एगिनी। रैक मतलब एगिनी, ठीक है, मतलब सैडनेस, पेन, ठीक है। तो अब वो यहाँ पे क्या कह रहा है बेसानियो कि देखो भाई मुझे मेरी चॉइस करने दो, क्योंकि जो प्रेजेंट टाइम है ना उसमें मुझे बहुत ही टॉर्चर्ड सा फील हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा दर्द मुझे हो रहा है। वो चाह रहा है, अब देखो यहाँ पे देखा जाए तो क्यों उसको दर्द हो रहा है, क्यों वो टॉर्चर्ड सा फील कर रहा है, एंड व्हाट इज़ द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ रैक। सो उसके लिए हम ये कह सकते हैं, देखो रैक क्या होता है, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि पहले के टाइम में, एंशिएंट टाइम में क्या किया जाता था, वो जो भी सस्पेक्ट्स होते थे, जो भी क्रिमिनल्स होते थे, उनके ऊपर इसको यूज़ किया जाता था सो दैट कि वो अपने सिन को जो कन्फेस कर लें, ठीक है, कि उन्होंने कौन सा सिन कमिट किया है उसको एक्सेप्ट कर लें। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो रैक क्या है, रैक यहाँ पे टॉर्चर को एग्जैक्टली बताना चाह रहा है कि टॉर्चर ऑफ नॉट नोइंग द आउटकम ऑफ चूजिंग द कास्केट। उसको नहीं समझ में आ रहा है कि भाई पता नहीं मैं जब चॉइस करूँगा कास्केट की तो पता नहीं मैं करेक्ट चॉइस कर भी पाऊँगा कि नहीं, मैं पोर्शिया को विन कर पाऊँगा कि नहीं, उसको अपनी वाइफ बना पाऊँगा कि नहीं, ठीक है। तो उसको लग रहा है कि बस जो होना है ना मुझे तुरंत पता चल जाए, ऐसा ना हो कि भाई मतलब मेरी जो फीलिंग्स है ना, मुझे ऐसा लग रहा है वो स्ट्रेच हो रही है एक लिमिट तक। एक हर चीज़ की एक लिमिट होती है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं जिसको इतना लव करता हूँ पता नहीं मैं उसको हमेशा हमेशा के लिए अपना बना भी पाऊँगा कि नहीं। तो जो होना है ना अभी हो जाए, ठीक है, पता चल जाए बस, वो ये वाला टॉर्चर सा फील हो रहा है उसको, ठीक है। और देखा जाए तो वो जो रैक वाला इंस्ट्रूमेंट था उसमें भी क्या किया जाता था पहले के टाइम वाला, तो उसमें एक पर्सन को क्या किया जाता था, एक फ्रेम पे टाई कर दिया जाता था, चारों तरफ से उसके हाथों को बांध दिया जाता था, हाथ पैर को, और फिर यहाँ पे मतलब उसमें क्या किया जाता था, फिर उसके बाद उसके जो हाथ और पैर होते थे ना वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में स्ट्रेच किए जाते थे। और उस टाइम पे क्या होता था ना, एक जो क्रिमिनल होता था वही या सस्पेक्ट होता था उसके अनबियरेबल पेन होता था, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसके जो लिम्स होते थे वो अंदर से स्ट्रेच हो जाते थे। तो यही यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो पोर्शिया और बेसानियो है ना वो लोग भी, उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी जो फीलिंग्स है ना वो टॉर्चर्ड हो रही हैं, क्यों, क्योंकि वो स्ट्रेच हो रही है ना पूरे लिमिट तक। उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि भाई क्या होगा, तो जो होना है तुरंत हो जाए, पता चल जाए, अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, ऐसा वाला फीलिंग है बेसानियो के अंदर। बट पोर्शिया जो है वो उसको ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि भाई मतलब चॉइस करवाएं और चॉइस वो रॉन्ग कर दे और हमेशा हमेशा के लिए मुझे उसे खोना पड़ जाए। तो इसीलिए वो चाह रही है कि तो थोड़ा रुक जाओ, और बेसानियो चाह रहा है जो होना है भाई तुरंत पता चल जाए, ठीक। अब यहाँ पे पोर्शिया क्या बोलती है उसके बाद, जैसी वो वर्ड टर्म सुनती है रैक, तो पोर्शिया को डाउट होता है। पोर्शिया से एक्चुअली डाउट नहीं होता है, वो सिर्फ यहाँ पे लेग पुलिंग करती है उसकी, ठीक है। तो कहती है अपॉन द रैक बेसानियो देन कन्फेस व्हाट ट्रेजर इज मिंगल्ड विद योर लव। कहती है अच्छा बेसानियो तो तुम रैक पे हो, तो ज़रा बताओ कि कौन सा ट्रेजर है, ट्रेजर मीन्स डिसलॉयल्टी, ओके। कहती है कि अच्छा बताओ फिर कौन सी डिसलॉयल्टी है जो तुम्हारे लव के साथ एसोसिएटेड है, मिंगल्ड है। तो देखा जाए तो यहाँ पे भी पोर्शिया क्या कर रही है, वो मतलब बहुत ही प्लेफुली वो ये बात पूछती है कि बेसानियो बताओ कौन सी डिसलॉयल्टी है जो कि तुमको ऐसा फील करा रही है कि भाई तुम रैक पे हो, ठीक है। और इतना जब वो पूछती है ना तो बेसानियो उसको क्या रिप्लाई देता है, बेसानियो सेज नन बट दैट अगली ट्रेशन ऑफ मिस्ट्रेस विच मेक्स मी फियर द एंजॉइंग ऑफ माई लव, देयर मे बी एज वेल बी एमिटी एंड लाइफ बिटवीन स्नो एंड फायर एज ट्रेशन एंड माई लव। वो सिंपली इतना बोलता है, कहता है कि नहीं नहीं भाई कुछ भी ऐसा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक अनईजी फीलिंग है मेरे मन में डाउट की, ठीक है। कह रहा है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि जिस लेडी को मैं इतना लव करता हूँ, जिसको मैं चाहता हूँ कि अपनी रेस्ट ऑफ माई लाइफ में अपने वाइफ बना के रखूँ, तो मुझे नहीं पता कि वो मेरी हो भी पाएगी कि नहीं। ये जो एक अनईजी फीलिंग है ना डाउट की, बस उसकी वजह से मैं यहाँ पे ऐसा फील कर रहा हूँ कि मैं टॉर्चर सा हो रहा हूँ, ठीक है। फिर वो कहता है कि एक बात मैं साफ कर देता हूँ तुमको, मैं क्लियर कर देता हूँ कि कभी भी जिस तरह से स्नो और फायर के बीच में कोई रिलेशन नहीं हो सकता, कोई कनेक्शन नहीं हो सकता, इन द सेम वे, ठीक है, कहता है कि इन द सेम वे मेरा लव तुम्हारे लिए और डिसलॉयल्टी, इन दोनों के बीच में कभी कोई रिलेशन, कभी कोई कनेक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। देयर कैन नॉट बी फ्रेंडशिप एंड लाइफ बिटवीन स्नो एंड फायर, सो देयर कैन नॉट बी ऑल्सो एनी रिलेशन बिटवीन डिसलॉयल्टी एंड माई लव फॉर यू। बस इतना वो सिंपली बोलता है, डायलॉग मारता है बहुत ही अच्छे से। उसके बाद क्या होता है,
उसके बाद यहाँ पे पोर्शिया कहती है ए बट आई फियर यू स्पीक अपॉन द रैक वेयर मैन एनफोर्स टू डू स्पीक एनीथिंग। कहती है येस, ए मतलब येस। कहती है कि बट पता नहीं क्यों मुझे ऐसा डर लग रहा है कि तुम ये जो कुछ भी बोल रहे हो ना वो किसी के प्रेशर में आकर के बोल रहे हो। यू आर बीन टॉर्चर्ड, दैट्स द रीज़न यू आर सेइंग ऑल दीज थिंग्स। जहाँ पे क्या किया जाता है, लोगों को कंपेल करा जाता है कि भाई वो अपना कुछ भी कन्फेस करे, तो बस तुम कुछ भी बोल रहे हो यहाँ पे, मुझे ऐसा डर लग रहा है। तो बेसानियो कहता है ठीक है, आप प्रॉमिस करिए मुझे कि आप मेरे को लाइफ स्पेयर कर दोगे मेरी, ठीक है, तो फिर मैं आपको कन्फेस करता हूँ कि ट्रुथ क्या है। पोर्शिया कहती है ओके देन वेल कन्फेस एंड लिव। तो बेसानियो कहता है कन्फेस एंड लव, दीज वर्ड्स आर द बेसिस ऑफ माई कन्फेशन। कहता है कन्फेस और लव, यही तो मेरा कन्फेशन का मेन टर्म्स है। मैं यही तो कहना चाहता हूँ कि मैं यही कन्फेस करना चाहता हूँ कि मैं आपको बहुत ज़्यादा लव करता हूँ। और फिर वो आगे ये कहता है कि जो मेरा हैप्पी टॉर्चर है ना, मेरा टॉर्मेंटर, वही मुझे बताएगा कि किस तरह से मैं करेक्ट चॉइस कर सकता हूँ कास्केट की, वो वही मुझे गाइड करेगा। तो इनडायरेक्टली देखा जाए तो वो यही बताना चाहता है कि मेरे अंदर जो लव है ना, ट्रू लव फॉर यू, वही मुझे गाइड करेगा कि किस तरह से मैं करेक्ट कास्केट चूज कर सकता हूँ। सॉरी, बट देन लेट मी गो टू माई फॉर्च्यून बाय मेकिंग द चॉइस ऑफ द कास्केट्स। कहता है कि चलो ठीक है, फिलहाल मुझे अभी जाने दो कि मैं कास्केट की चॉइस कर सकूँ, ठीक है, अपने फॉर्च्यून को टेस्ट करके। And then what happens, we will see that here curtains have been drawn before the caskets, ठीक है। अब वो यहाँ से हटा दिए जाते हैं कास्केट्स के ऊपर से जो भी कर्टेन्स होते हैं। और फिर पोर्शिया कहती है बेसानियो से अवे देन आई एम लॉक्ड इन वन ऑफ देम, इफ़ यू डू लव मी यू विल फाइंड मी आउट। कहती है कि ठीक है जाओ आगे बढ़ो, ठीक है, तुम कास्केट की चॉइस करना चाहते हो तो ठीक है जाओ। कहती है कि देखो भाई, इसी तीनों कास्केट्स में से एक ऐसी कास्केट है जिसके अंदर मेरा पोर्ट्रेट लॉक्ड है। अगर तुम रियली और ट्रूली मुझसे लव करते होगे तो डेफिनेटली तुम उसको ढूंढ लोगे। और फिर वो नेरेसा से बोलती है नेरेसा एंड द रेस्ट स्टैंड ऑल अलूफ। कहती है कि नेरेसा और बाकी सभी लोग क्या करो, थोड़ा सा साइड में हट जाओ, ठीक है, साइड में खड़े हो जाओ, स्टैंड आउट ऑफ द वे, सो दैट बेसानियो अपनी चॉइस कर सके कास्केट की आराम से। एंड देन वो कहती है कि लेट म्यूजिक साउंड वाइल ही डोंट मेक हिज चॉइस। और कहती है कि जिस टाइम पे बेसानियो अपनी कास्केट की चॉइस करेगा, आई जस्ट वांट कि बैकग्राउंड में क्या हो, म्यूजिक प्ले हो जाए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि म्यूजिक क्यों प्ले करना था, तो बता दीजिएगा कि म्यूजिक जो है वो सॉरी, म्यूज़िक प्ले करने के रीजंस थे। पहली चीज़ है कि जैसे राइट एटमॉस्फेयर क्रिएट करना था चॉइस के टाइम पे, ठीक है, एक अच्छा सा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाए और थोड़ा सा बेसानियों की जो पोर्शिया की जो टेंशन है वो थोड़ा सा एब हो सके, वो थोड़ा हट जाए, टेंशन हट जाए। और उसके बाद एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट जो थी वो ये थी कि यही वो म्यूज़िक है जिसकी वजह से पोर्शिया बेसानियों को वॉर्न करेगी, ठीक है, अगेंस्ट गिविंग इम्पॉर्टेंस टू अपीयरेंस लोअर लेस शोई थिंग्स, ठीक है, कि भाई ऐसा ना हो कहीं बेसानियो भी बाकी सूटर्स की तरह, मोरोको और एरेगन की तरह वो क्या करे, वो अपीयरेंस की तरफ अट्रैक्ट हो जाए, तो ऐसा ना हो, उसी के लिए वो उसको वॉर्न करना चाहती है, ठीक है। तो ये था म्यूज़िक क्यों प्ले होना चाहिए, उसके 3 रीजंस, क्या क्या रीजंस, राइट एटमॉस्फेयर, टेंशन और वार्निंग अगेंस्ट अपीयरेंस, ओके, अट्रैक्टिव चीज़ों के अगेंस्ट, ओवर लेस शोई थिंग्स। नाउ लेट, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, वो पोर्शिया बोलती है, कहती है कि एंड देन इफ़ ही लूज ही मेक्स अ स्वान लाइक एंड फेडिंग इन म्यूजिक दैट द कंपैरिजन में स्टैंड मोर प्रॉपर, माई आई शैल बी द स्ट्रीम एंड द वाटरी डेथ वेट फॉर हिम। अब पोर्शिया सिंपली इतना कहती है अगर बेसानियो जो है ना फेल करता है अपनी राइट चॉइस करने में, अगर वो मान लो राइट चॉइस नहीं कर पाता है तो म्यूज़िक कैसा होगा। फिर वो बताती है कि म्यूज़िक जो होगा ना वो एकम्पनी करेगा उसको स्वान के एंड की तरह, जिस तरह से जो स्वान होता है वो अपने लाइफ में, एंटायर लाइफ में ऐसा बिलीव किया जा रहा है, ऐसा फैक्ट नहीं है, सिर्फ ऐसा बिलीव किया जा रहा है कि वो एक ही बार गाना गाता है, दैट वो भी मरने से पहले, ठीक है। सो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से जो स्वान का एंड होता है तो वो बहुत ही स्वीटली, बहुत ही मेलोडियसली वो क्या करता है, सिंग करता है, तो उसी तरीके से कहती है कि अब मैं अपने वैसे ही बेसानियों का भी एंड हो जाएगा, ठीक है, अगर वो रॉन्ग चॉइस करता है तो। और इस कंपैरिजन को और अच्छे से मैं बताऊं अगर, तो कहती है मेरी जो आंखें होंगी आंसुओं से भरी हुई, वो क्या होंगी, वो उस स्ट्रीम की तरह होंगी, उस वाटरी ग्रेव की तरह होंगी जिसमें क्या होता है, स्वान की डेड बॉडी को बहा दिया जाता है। तो वैसे ही वो कह रही है कि बेसानियो भी जब यहाँ से वेनिस के लिए हमेशा हमेशा के लिए जा रहा होगा और मेरी आंखों में जो आंसू भरे हुए होंगे ना, वो हमारे लिए हमारे लव के लिए एज अ डेथ बेड होगा, ठीक है।
ऐसा ग्रेव होगा, एज अ स्ट्रीम होगा। फिर उसके बाद क्या होता है, कहती है अगर मान लो बेसानियो करेक्ट चॉइस करता है तो म्यूज़िक कैसा होगा। तो कहती है कि अरे तब तो म्यूज़िक कैसा होगा, ट्रम्पेट के उस साउंड की तरह होगा, जब जो कि कब बजाया जाता है, जब जो मान लीजिए कोई भी एक न्यूली क्राउंड मोनार्च, कोई एक न्यूली क्राउंड किंग होता है ना, जब वो अपने राजगद्दी पे बैठता है तो जितने भी उसके लॉयल सब्जेक्ट्स होते हैं वो उसके सामने बाव करते हैं उसको रेस्पेक्ट शो करने के लिए, और उसी टाइम पे ट्रम्पेट का साउंड बजाया जाता है। सो वैसा ही साउंड क्या होगा कि मतलब बेसानियो के लिए यहाँ पे प्ले किया जाएगा अगर वो राइट चॉइस करता है तो, ठीक है। और वो ये भी कहती है और ये इतना ज़्यादा मेलोडियस साउंड करेगा ना उन ड्रीमिंग ब्राइड ग्रूम के कानों में डे ब्रेक के टाइम पे, जब उनको क्या किया जाता है कि मैरिज सेरेमनी के लिए बुलाया जाता है। तो जिस तरह से वो अपने ख्वाबों में खोए हुए होते हैं, अपने सपनों में खोए हुए होते हैं कि भाई उनकी कमिंग लाइफ कैसी होने वाली होगी, ठीक है, तो उस टाइम पे जब उनको मैरिज सेरेमनी के लिए बुलाया जाता है तो वो उनको बहुत ही ज़्यादा मेलोडियस साउंड करता है। सो इन द सेम वे जब ये ट्रम्पेट का साउंड बजेगा तो वो बहुत ही ज़्यादा मेलोडियस हमें और बेसानियों को लगेगा, ठीक है। ऐसे वो बोलती है। एंड देन शी सेज दैट विद नो लेस प्रेजेंस बट विद मच मोर लव देन यंग एल्सिडस व्हेन ही डिड रिडीम द वर्जिन ट्रिब्यूट पेड बाय द हाउलिंग ट्रॉय। सॉरी। ओके, सो नाउ व्हाट हैपेंस हियर, पोर्शिया सेज कि ठीक है बेसानियो अब तुम आगे बढ़ो। एंड कहती है देखो जिस तरह से बेसानियो आगे बढ़ रहा है इतनी ज़्यादा हैंडसम अपीयरेंस के साथ, और कह रही है इतना ज़्यादा लव है ना उसके मन में इस टाइम पे, जितना लव तो यंग हरक्यूलिस के मन में भी नहीं था जब वो वर्जिन ट्रिब्यूट को लेने के लिए, सेव करने के लिए गया था, वो भी किससे, एक सी मॉन्स्टर से, ठीक है, जिसको सैक्रिफाइस कर दिया गया था एक सी मॉन्स्टर को। तो कह रही है कि जब उससे बचाने के लिए उस वर्जिन लेडी को गया था हरक्यूलिस, तो उसके मन में जितना लव नहीं था ना उस लेडी को लेकर के, उससे कई गुना ज़्यादा लव यहाँ पे बेसानियो के मन में है जब वो अपनी चॉइस करने के लिए जा रहा है अपने हैंडसम अपीयरेंस के साथ, ठीक है। और यहाँ पे वो बेसानियो को किस वर्ड से बुला रही है, तो यहाँ पे वो बुला रही है मतलब कंपेयर कर रही है बेसानियो को हरक्यूलिस से, यानी कि एल्सिडस, ठीक है, दोनों सेम है। सो वो यहाँ पे ये कहती है कि और यहाँ पे जो बाकी सभी पीपल हैं वो किसकी तरह खड़े हुए हैं, तो वो यहाँ पे खड़े हुए हैं उन ट्रोजन विमेन की तरह, जिनकी आंखों में, जिनके चेहरों में क्या थे उस टाइम पे, आंसुओं से भरी हुई थी उनकी आंखें, ठीक है। वो वहाँ पे देख रहे थे कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन का आखिर आउटकम क्या निकलेगा। तो वैसे ही यहाँ पे जो बाकी सभी लोग आप लोग खड़े हो वो उसी ट्रोजन विमेन्स की तरह खड़े हो, जो लोग मतलब देखना चाह रहे हो कि भाई इस कास्केट की चॉइस का आउटकम क्या निकलेगा। और मैं यहाँ पे किसकी तरह खड़ी हूँ, तो मैं यहाँ पे ही सोइन की तरह खड़ी हूँ, वही वर्जिन लेडी जिसको सी मॉन्स्टर को सैक्रिफाइस कर दिया गया था वीपिंग पीपल ऑफ ट्रॉय ने, ठीक है। सो मैं उसी वर्जिन लेडी की तरह यहाँ पे खड़ी हूँ जिसको ऑफर किया गया था सैक्रिफाइस के लिए। फिर वो यहाँ पे क्या कहती है कि चलो आगे बढ़ो हरक्यूलिस। अब देखो डायरेक्टली वो उसको हरक्यूलिस बोल रही है बेसानियो को, और कहती है कि अगर तुम सक्सेसफुल होते हो कास्केट की चॉइस में तब तो मैं जीऊँगी अच्छी ज़िंदगी। और कह रही है कि इस टाइम पे कह रही है कि मैं इस कॉन्टेस्ट को जितनी ज़्यादा एंग्जाइटी से देख रही हूँ ना, तो कह रही है उतना एंग्जाइटी तो तुम्हारे अंदर भी नहीं है इस टाइम पे, जो कि तुम खुद ही क्या करने जा रहे हो, इस कॉन्टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट करने जा रहे हो। तो तुम इतने एंग्शियस नहीं हो कि इसका आउटकम क्या निकलेगा, लेकिन मैं जो हूँ ना, मैं बहुत ही ज़्यादा एंग्शियस हूँ कि पता नहीं इस कास्केट की चॉइस का आउटकम निकलेगा क्या, पता नहीं तुम राइट चॉइस करोगे या रॉन्ग चॉइस करोगे। अगर सक्सेसफुल होते हो अपनी राइट चॉइस करने में तो मुझे लगेगा हाँ मैं जी रही हूँ, ठीक है, मैं जी सकती हूँ अपनी ज़िंदगी। एंड देन व्हाट हैपेंस मीन वाइल अ सॉन्ग इज़ बीन प्लेड वाइल बेसानियो मेक्स हिज कास्केट चॉइस, एंड हियर द सिंगर, व्हाट इज़ द लिरिक्स ऑफ द दैट what are the lyrics of this song? Let's see. It is written over here. Tell me where is fancy bread, or in the heart or in the head? How big it, how nourished? Reply. It is endangered in the eyes. It is with gazing fed, and fancy dies in the cradle where it lies. Let us all ring fancy's knell. I will begin it. Ding dong bell. All says ding dong bell. See now what happens. अब इस song में क्या लिखा है
कि मुझे बताओ कि लव कहाँ पे बॉर्न होता है, ठीक है। क्या वो हार्ट में होता है या वो हेड से होता है, मतलब कोई एक इंसान दिल से प्यार करता है या अपने दिमाग को यूज़ करके प्यार करता है। कहता है कि अच्छा ये बताओ कि वो कैसे वहाँ पे बॉर्न होता है लव, या किस तरह से पनपता है, किस तरह से नरिश होता है वो लव। अपना रिप्लाई दो। फिर वो अपना आगे का लिरिक्स ऐसा कुछ है कि वो आंसर देता है कि एक्चुअली ये जो लव होता है ना वो आँखों से होता है। जब हमारी नज़रें किसी अट्रैक्टिव चीज़ों पे पड़ती हैं ना, जो चीज़ बहुत सुंदर लगती है, बहुत अच्छा लगता है, तो हम क्या होते हैं उनसे लव में फेल हो जाते हैं, ठीक है। तो वो कहती है कि लेकिन जिन नज़रों की वजह से हमें उन लोगों से प्यार होता है, चीज़ों को हम पसंद करने लगते हैं, इंसानों को पसंद करने लगते हैं, एक्चुअली बाद में हमें उन्हीं नज़रों की वजह से धोखा मिलता है और हमारा जो वो लव होता है सामने वाले के लिए, वो क्या होता है, वो फेड हो जाता है, ठीक है। तो जहाँ पे पैदा हुआ था वो लव, जहाँ से हुआ था यानी कि आंखों से, वहीं पे उन्हीं आंखों में क्या होता है, खत्म हो जाता है वो लव, उन्हीं आंखों के धोखे की वजह से। तो वो कहता है कि चलो, मतलब ये लिरिक्स हैं कि चलो लेट अस रिंग फॉर द फेडिंग लव द फ्यूनरल बेल। जो लव खत्म हो चुका है उसके लिए हम लोग फ्यूनरल बेल रिंग कर देते हैं। एंड आई विल बिगिन इट डिंग डोंग बेल, ठीक है। ऐसे करके वो लिरिक्स हैं। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ आपसे ये पूछ सकता है कि सॉन्ग जो था वो क्यों इंपॉर्टेंट था। ये लिरिक्स भले ही ना पूछे बट सॉन्ग क्यों था, तो आप बता दीजिएगा। ये एक एज अ वार्निंग था बसानियों के लिए कि आप अट्रैक्टिव चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मत दीजिए ओवर लेस शोई थिंग्स। जो चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रही हैं वो भी क्या पता उनका भी कुछ वैल्यू हो, ठीक है। और फिर बेसानियो यहाँ पे अपने आप को कमेंट करते हुए बोलता है, अपने आप से ही बोलता है, मतलब वहाँ पे प्रेजेंट सभी लोग सुन पा रहे हैं लेकिन वो बोलता है, अपने आप से डिस्कस करता है। कहता है कि सो मे द आउटवर्ड शोज बी लीस्ट देमसेल्व्स, द वर्ल्ड इज स्टिल डिसीव विद ऑर्नामेंट। कहता है कि देखो, जबकि इस दुनिया में एक्सटर्नल शो की कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं होती, कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन फिर भी जो पूरी दुनिया है ना वो मिसलेड हो जाती है उसी आउटवर्ड शो की वजह से। सब लोग धोखा खाते हैं उसी अट्रैक्टिव चीज़ों से, उन्हीं की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। कहता है उसी तरीके से, मैं यहाँ पे 2 एग्जांपल्स देता है। कहता है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लॉ कोर्ट्स होते हैं ना, मतलब कानून में भी क्या होता है कि जो केस सबसे ज़्यादा डिसऑनेस्ट होता है ना, वो इतनी फाइन एलोक्वेंट वॉइस में मतलब प्ली किया जाता है, इतने फाइट किया जाता है कि क्या होता है कि जो इविलनेस होती है ना उसकी, वो कंसील हो जाती है। मतलब जो सबसे ज़्यादा डिसऑनेस्ट केस होता है ना, उसको इतने ज़्यादा फाइन एलोक्वेंट वॉइस में फाइट किया जाता है या प्रेजेंट किया जाता है, तो वो क्या होता है कि वो उस सारे इविलनेस को कंसील कर देता है, ठीक। उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद कहता है रिलीजन में क्या होता है, जो इंसान सबसे ज़्यादा पायस लुकिंग होता है ना, सबसे ज़्यादा रिलीजियस लुकिंग होता है, एक्चुअली क्या होता है कि वही सबसे बड़ा ग्रेव एरर कमिट करता है। और लेकिन अपने सारे एरर्स को, अपने सारी इविलनेस को वो कैसे जस्टिफाई करता है, तो स्क्रिप्चर्स यानी कि बाइबल्स की कुछ लाइन्स, कुछ कोट्स को यहाँ पे बोल करके, ठीक है, वो क्या करता है, अपनी इविलनेस को अपने सेक्रेड वर्ड्स के थ्रू वो कंसील कर देता है, ठीक है, जस्टिफाई कर देता है। फिर वो यहाँ पे बोलता है कि इवन जो सबसे मोस्ट सिंपल वाइज पर्सन्स होते हैं ना, उनके पास भी एक्सटर्नल रिजेम्बलेंस होती हैं वर्च्यूज़ की। कह रहा है कि जो सबसे सिंपल लुकिंग पर्सन्स होते हैं, इवन उनके अंदर भी क्या होते हैं, कुछ वैल्यूज़ होती हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उनके होते हैं अपने खुद के। कहता है अच्छा, कितने ऐसे कावर्ड्स होते हैं जिनके जो हार्ट्स होते हैं वो इतने ज़्यादा डिसेप्टिव होते हैं। जैसे कि मान लो कोई एक जैसे मान लीजिए कोई स्टेयरवे है सैंड का, ठीक है। अगर हम लोग सैंड से बालू से किसी चीज़ से हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई मान लो स्टेयरकेस बना देते हैं, ठीक है, कुछ जीने सीढ़ियाँ बना देते हैं, तो वो क्या होती हैं, वो डिसेप्टिव होती हैं। उसको तो हल्का सा टच भी करेगा कोई तो वो पूरा का पूरा कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही कुछ ऐसे कावर्ड्स होते हैं जो लोग क्या करते हैं कि मतलब अपने बहुत बड़ी बड़ी बियर्ड्स रख लेते हैं, ठीक है, ऐसे दिखाने के लिए कि भाई हम क्या है, हम तो गॉड हरक्यूलिस है या फिर हम फ्राउनिंग मास हैं, ठीक है। हरक्यूलिस कौन थे, तो वो गॉड ऑफ स्ट्रेंथ थे हमारे क्लासिकल माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग, ठीक है। हरक्यूलिस गॉड ऑफ स्ट्रेंथ, याद रखिएगा, सबसे ब्रेव और करेजियस पर्सन, ठीक है। और ये जो फ्राउनिंग मास है, फ्राउनिंग मास कौन हो गया, तो ये रोमन गॉड ऑफ वॉर है, ठीक है। सो ये दोनों, वो लोग अपनी बड़ी बड़ी बियर्ड्स क्यों रख लेते हैं, वो गावर्ड पीपल, वो डरपोक लोग अपने बियर्ड्स इसलिए रखते हैं जिसमें कि अपने आप को प्रेजेंट कर सके कि हम क्या हैं, हम लोग हैं हरक्यूलिस या फिर हम लोग हैं फ्राउनिंग मास, ठीक है। लेकिन जब उन्हीं लोगों को हम पास से जाके एग्जामिन करेंगे ना, तो हमें पता चलेगा कि भाई उनके जो मतलब लीवर्स हैं वो कैसे हैं, एकदम वाइट है मिल्क की तरह, ठीक है। बट स्टिल उन्होंने अपने ऊपर एक एक्सटर्नल शो ऑफ करेज रखा हुआ है, बड़ी बड़ी बियर्ड्स रखी हैं जिसमें कि वो लोगों को ऐसा प्रिटेंड कर सके कि एज इफ उनसे डील करना जो है सबसे दुनिया का हार्ड टास्क है।
ओके। सो ऐसा सिर्फ उनको मिसलेड करने के लिए वो करते हैं, अपनी बड़ी बड़ी बियर्ड्स रखते हैं, ठीक है। अदरवाइज देखा जाए कि उनके लीवर जो होते हैं वो इतने ज़्यादा वाइट होते हैं जैसा कि मिल्क। अब वाइट मिल्क और ये लीवर का कंपैरिजन क्यों इन सब से किया गया है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो लीवर्स होते हैं अगर वो मान लो रेड है तो वो क्या है कि वो बहुत ही ज़्यादा करेजियस है, बहुत ही ज़्यादा ब्रेव पर्सन है। पर अगर वाइट है तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो बहुत ही डरपोक किस्म का इंसान है, ठीक है, अपने लाइफ में कभी कुछ नहीं कर सकता। सो फिर आगे क्या होता है कि बेसानियो जब ये बात बोलता है फिर आगे भी वो कुछ बोलता है, कहता है कि देखो अगर हम इसी तरीके से ब्यूटी को एग्जामिन करें ना तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो आर्टिफिशियल ब्यूटी है ना वो परचेज की जाती है वेट से, यानी कि केमिस्ट की शॉप से कुछ मेकअप मटेरियल या कुछ उस तरीके की दवाइयाँ या कुछ ऐसा खरीद करके वो क्या करते हैं खाली ऊपर से लगा लेते हैं सो दैट कि वो अपना शो कर सके कि वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। बट एक्चुअली इन रियलिटी क्या होता है कि वो उनकी आर्टिफिशियल ब्यूटी होती है, ना कि उनकी नेचुरल ब्यूटी। फिर वो क्या कहता है कि और जो लोग सबसे ज़्यादा ये मेकअप मटेरियल यूज़ करते हैं ना एक्चुअली क्या होता है कि वो लोग सबसे ज़्यादा लाइटेस्ट होते हैं अपने कैरेक्टर में। कहता है इसी तरीके से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके बहुत ही कर्ली गोल्डन हेयर्स होते हैं, ठीक है, और जो कि जब उनके हवा के चलने पे उनके फोरहेड पे आता है, उनके फेस के ऊपर आते हैं वो कर्ली गोल्डन हेयर्स, तो वो क्या करते हैं उनकी ब्यूटी को और ज़्यादा ऐड ऑन कर देते हैं, वो और ज़्यादा खूबसूरत लगने लगती हैं। फिर वो कह रहा है बट बेसिकली अगर हम उसको जाके क्लोज से एग्जामिन करें या हम रियलिटी उसकी देखें तो होता क्या है कि उनके वही ब्यूटीफुल हेयर जिसकी वजह से वो इतने ज़्यादा सुंदर लगते हैं वो उनके रियल हेयर्स नहीं होते हैं बल्कि वो विग्स होती हैं उनकी। और जिस हेड पे वो मतलब बेसिकली रियलिटी में वो ग्रो किए थे वो अभी कहाँ पर है, वो स्कल है अभी वहाँ पे टूम में, ठीक है, लाई कर रहा है यानी कि ग्रेव में है। तो कहता है कि देखो भाई इसी तरीके से ये जो आउटवर्ड एडोर्नमेंट्स होते हैं ना, ये जितना ऊपर से डेकोरेट कर लेता है इंसान अपने आप को या अपने आप को थोड़ा ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाता है अलग सी चीज़ों से, सो ये सब किसकी तरह होते हैं, ये सब उन धोखे वाली उन ट्रेजरस शोर्स की तरह होती हैं जो कि एक्चुअली क्या होते हैं डेंजरस सी में होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो हम लोग किसी बीच पे या किसी नदी के किनारे जाते हैं, हमें लगता है बहुत खूबसूरत बहुत अच्छा है, पर हमें नहीं पता होता ना कि कब उसकी लहरें इतनी विकराल हो जाएंगी, इतनी ज़ोर से आएंगी कि वो हमको अपने साथ लेकर के चले जाएंगी, ठीक है। तो वैसे ही हमको मतलब कभी भी किसी भी बहुत सुंदर लगने वाली चीज़ पे भरोसा नहीं करना चाहिए कि ज़रूरी नहीं है वो उसकी नेचुरल ब्यूटी हो, ठीक है। इसी तरीके से वो कहता है कि एक जो लवली स्कार्फ होता है ना वो क्या करता है एक डार्क फेस को कंसील करता है। मतलब एक मान लो किसी ने का कोई लवली स्कार्फ अपने फेस पे रैप किया हुआ है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है उसके अंदर भी इंडियन ब्यूटी होगी, बल्कि क्या पता वो अपने अगलीनेस को कंसील करने के लिए उस लवली स्कार्फ को लगाया हो। स्कार्फ सुंदर है इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान भी इसके नीचे जो होगा उसका फेस वो भी सुंदर होगा। इन शॉर्ट वो अब इतने सारी चीज़ें जब वो अपने आप से डिस्कस करता है, इतने सारी चीज़ें कमेंट करता है, उसके बाद वो ये कहता है कि देखो भाई ये जो फॉल्स अपीयरेंस है ना ट्रुथ की, ये तो कई बार क्या करती है कि कनिंग पीपल को भी डिसीव कर देती है। सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। वो इतना बोलता है कि इन शॉर्ट ये जो फॉल्स अपीयरेंस ट्रुथ की होती है इवन उसकी वजह से क्या होता है कि जो वाइसेस पीपल होते हैं ना वो भी डिसीव हो जाते हैं। मतलब जो जो कनिंग पीपल होते हैं वो क्या करते हैं कि ये फॉल्स अपीयरेंस अपने ऊपर लगा लेते हैं, उसकी वजह से जो सच में समझदार लोग होते हैं जो हमेशा सही और गलत का डिसीजन ले लेते हैं कई बार तो वो भी धोखा खा जाते हैं उनकी कनिंगनेस से, उनकी फॉल्स अपीयरेंस से। कहता है कि इसीलिए अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ओ शाइनिंग गोल्ड, कहता है तुम जब किंग मिडास के काम नहीं आ पाए, किंग मिडास तुम्हें नहीं खा पाया तो तुम मेरे किस काम आओगे। सो कहता है आई शैल हैव नथिंग टू डू विद यू। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि किंग मिडास है कौन, ठीक है, तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इसमें बताएंगे क्या बताएंगे कि किंग मिडास कौन थे। ये वो पर्सन थे, ये वो किंग थे जिन्होंने भगवान से एक बार क्या किया था सॉरी किंग मिडास कौन थे, ये वो माइथिकल किंग थे, ठीक है, फिरगिया के, जो कि ग्रीक मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग थे। और इन्होंने ये आशीर्वाद एक बार भगवान से लिया था कि मैं जिस भी चीज़ को टच करूँगा वो गोल्ड में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि वो जब भगवान ने उनको ब्लेस कर दिया, ठीक है, कि ठीक है तुम जिस भी चीज़ को टच करोगे वो गोल्ड में टर्न हो जाएगी। अब जब वो ये अपने खाने को भी टच करता था ना तो इवन वो भी गोल्ड का ही हो जाता था, तो उसकी वजह से वो कुछ खा ही नहीं पा रहा था। तो वो जब यहाँ पे वही कहता है कि इवन गोल्ड वॉज हार्ड फूड फॉर हिम, वो उसको नहीं खा पाया और उसकी वजह से वो भूखा रहा हमेशा के लिए। तब उसको रियलाइज़ हुई उसकी अपनी स्टुपिडिटी
स्टूपिडिटी, उसकी अपनी फुलिशनेस की अरे भाई मुझे ऐसी आशीर्वाद, ऐसा बून नहीं लेना चाहिए था अपने लिए भगवान से। फिर वो वापस से भगवान को ये मतलब मतलब रिक्वेस्ट करता है कि आपने जो मुझे बून दिया, आपने मुझे ब्लेसिंग दी, वो प्लीज़ आप वापस ले लीजिए, ठीक है। तब जा कर के भगवान उसकी वापस लेते हैं। तो दैट मीन्स यहाँ पे सिंपली हमें बस इतना पता चलता है कि यहाँ पे यही पता चलता है कि जब बेसानियो कहता है कि ओ गोल्ड, ओ शाइनिंग गोल्ड, जब तुम किंग मिडास के काम नहीं आए, वो तुम्हें नहीं खा पाए, तो तुम मेरे क्या किस काम आओगे, सो आई शैल हैव नथिंग टू डू विद यू, ठीक है। फिर कहता है ना ही मेरे को सिल्वर पेल ऑर्डिनरी स्लेव से कोई मतलब है, क्यों, क्योंकि ये तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है मनी का, एक इंसान से दूसरे इंसान तक हमेशा ट्रांसफ़र होता है। अब देखा जाए तो जैसे सिल्वर कॉइन्स होते हैं, ये क्या होता है, हमने आपको दिए कुछ खरीदा, उन्होंने, आपने किसी और को दिए, उन्होंने किसी और को दिए, ऐसे करके वो हमेशा पास होता रहता है ना, वन मैन टू अनदर। सो वो कह रहा है कि ये तो एक स्लेव है, गुलाम है, ये तो सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। तो कह रहा है कि एक इंसान से दूसरे इंसान तक ये ट्रांसफ़र होता है, तो ऐसी चीज़ मेरे किसी काम की नहीं आ सकती। सो आई वुड नॉट लाइक टू चूज़ यू, ओके। फिर वो कहता है कि बट आई वुड चूज़ यू ओ लेड ऑफ स्मॉल वैल्यू, कहता है कि तुम लेड जो हो ना, बहुत ही स्मॉल वैल्यू है तुम्हारी, बहुत कम वैल्यू होती है, लेकिन मैं तुम ही को चूज़ करना चाहता हूँ। क्यों? जबकि देखो तुम्हारे ऊपर जो मतलब प्रॉमिस लिखी हुई है, ठीक है, मतलब तुम्हारे ऊपर जो इंस्क्राइब है जो कुछ भी, वो ऐसा लग रहा है जैसे थ्रेटन कर रहा है, धमका रहा है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मैं तुम्हारे इसी प्लेन मैसेज की वजह से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो चुका हूँ बाकी किसी भी एलोक्वेंट वर्ड्स के कंपैरिजन। तो मैं तो तुम्ही को चूज़ करूँगा, भगवान करे कि मेरा जो रिजल्ट है वो मुझे हैप्पीनेस की तरफ लेकर के चले, ठीक है। इतना वो फाइनली अपने आप से बोलता है। सो ये सारी चीज़ें बेसानियो ने यहाँ पे डिस्कस की हैं। अब लेट्स सी कि आगे क्या होता है, क्या वो करेक्ट चॉइस कर पाएगा या नहीं। नाउ ये सीन फ़िलहाल मैं अभी यहीं पे एंड कर रही हूँ, उसके बाद मैं अगले पार्ट में आपको आगे का सीन एक्सप्लेन करूँगी। टिल देन थैंक यू।